What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, दो तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो अपना जो सपना उनको पूरा करना है, अपना जो गोल उनको पूरा करना है, उसको बैठकर सोचते रहते हैं, उसको ख्वाबों में बस बुनते रहते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। दूसरे लोग वो हैं, उठे, उन्होंने देखा कि क्या अचीव करना है, अच्छा ये पेपर तैयार करना है, ओके ये सिलेबस है इसका, ठीक है, ये इसके पुराने क्वेश्चन पेपर है, ओके, उनको देखा, सबको एनालाइज किया कि ये पेपर की औकात है, मेरी औकात कहां पर है, अच्छा मेरी औकात इससे कुछ नीचे है, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। जब ये चीजें आप लोग एनालाइज करते हो तो आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और चीजों को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग ये डिफरेंस समझते हैं कि उनमें और जो सक्सेस उस पर्टिकुलर फील्ड में हो रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है, यहां से अगर आप लोगों को यहां पर पहुंचना है तो आप लोगों को कितनी जर्नी तय करनी है। और पहली बात, दूसरी बात ये, क्या आप लोग इस जर्नी को तय करने के लिए अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप कर चुके हो, अपना प्लान बना चुके हो, अपने आपके माइंडसेट को, अपनी बॉडी को तैयार कर चुके हो। अगर ये दो काम आप लोगों ने कर लिए तो आप लोग अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। पर लेकिन अगर ये काम आप लोगों ने नहीं किया तो वो नहीं कहते कि लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, पर लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि लोहे के चने चापने या फिर अपने पैरों को इतना मजबूत कर लेना है ताकि पैरों के नीचे लोहे की कील क्यों ना है, उससे भाग भाग कर आगे निकलना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो यानी कि अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को सपने देखने हैं, अपने सपनों के लिए काम करना है। एक तो वो इंसान है, जैसे कि बोला जाता है ना कि एक इंसान वो है कि सपने देख रहा है मजे में, अच्छा ये हो गया, वाओ मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, वाओ क्या बढ़िया ऑफिस मिला है, पूरा शानदार घर मिला हुआ है, जिंदगी सपने में चल रही है, ठीक है। एक वो इंसान है, इसने सोचा कि हाँ यार ये पर्टिकुलर पोस्ट मुझे मिल गई है और मैंने ग्राउंड लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूं। तो दोनों की सोच का जो डिफरेंस है ना, वही आधे से ज्यादा काम करके चला जाता है। अब ये डिफरेंस आप लोगों को कैसे क्रिएट करना है, अपनी सोच को कैसे ऐसे लेकर जाना है कि औरों की सोच से आपकी सोच काफी बेटर हो, तो ये आप लोगों को देखना है किस तरीके से आप लोगों को इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। वो भी कहते हैं ना कि अपना प्रॉफिट न देखते हुए, यानी कि दूसरे के फायदे में काम आप लोगों को करना है। तो ये बातें हैं कुछ यार, अगर लाइफ में चीजें इंप्लीमेंट कर पाते हो तो चीजें आप लोगों के हाथ में होगी, अगर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर तो जैसी चल रही है वो चली रही है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। ओके, काफी शानदार आज का क्विज रहना है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर वीडियो के अंदर काफी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इनको आप लोग देखिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से एक और बात यार, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट कर दो। एमसीक्यू की वीडियो मैंने आप लोगों को एक टारगेट दे रखा है, जिस दिन वो आप लोग टारगेट अचीव कर लोगे एमसीक्यू की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और वो टारगेट आप लोगों के द्वारा ही बोला गया था, हाँ इतना तो हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। चलिए, अब तो वीडियो मॉर्निंग में भी नहीं आती है, शाम को आती है। अब तो वीडियो शाम को वीडियो किस टाइम आती है? डेली 10 बजे आती है और इसी टाइम में इसको अपलोड करता हूं। रीजन इसका ये भी है, कई सारे बच्चे जो हैं सुबह को, एक्चुअली मुझे कई सारे बच्चों के द्वारा और भी बातें की गई थी कि सर कुछ बच्चे ऐसे हैं आज के दिन में, उनका जो जॉब वगैरह का फंडा अलग चल रहा है और वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने शाम को ये वीडियो अपलोड कर दी, कुछ ऐसे हैं कि 3 बजे उठ जाते हैं, आधे बच्चे ऐसे भी हैं तो 3 से 4 तक अपना निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद में दिन स्टार्ट करते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों के पास में आ गई, जिसको सुबह उठकर देखनी थी उसको और पहले मिल जा रही है, जिसको सुबह उठने में दिक्कत हो रही थी वो शाम को देखकर सो जा रहा है, और इसी के साथ में हर एक इंसान की ये चीजें फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत है। चलिए, अब आप लोग टारगेट कंप्लीट कर दिए। ये जो वीडियो है, जो आपका जो लाइव आती है, जो वीडियो प्रीमियर चलता है, उस पर 5000 अगर लाइव बच्चे आगे पढ़ने के लिए, तो आप लोगों की एमसीक्यू की वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। ये आप लोग, अब तो मॉर्निंग में उठने वाला भी कोई फंडा नहीं है, शाम तक आते आते उसको लगभग 24-25 हजार लोग देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको आप लोग 5000 लाइव देखो, ठीक है। तो ये बातें अगर आप लोग ये छोटी सी चीज पे अगर आप लोग यहां पर कंप्लीट कर दे रहे हैं, अब तो ये भी नहीं है कि सुबह आप लोग को उठना है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब तो शाम को आ रही है, अब तो रात्रिचर प्राणी है सारे, उठ जाइए करिए काम। तो देखता हूं कौन कौन इसको अचीव कर पाता है। जिस दिन ही अचीव हो जाएगा आप लोग की एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोग देखिए आप लोग कैसे इसके बारे में करना है, जैसे आप लोग कर सकते हैं चीजों को करिएगा। वो एमसीक्यू की वीडियो जो है वो फिर मुझे देखना है किस तरीके से लेकर आनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चीजें इंसान को अगर थोड़ी मेहनत किए बगैर ही मिल जाए तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने जो आप लोगों की वीडियो आती है, जो मंथली वीडियो आती है, स्टार्टिंग की जो वीडियो आई थी वो देखी गई लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में अभी जो अप्रैल की वीडियो आई है उस पर अभी लगभग मुझे लग रहा है 20-22 या 30 हजार लोगों के द्वारा वो देखी गई है, ठीक है। मजे में आ जाते हैं, हाँ पड़ी हुई है चलती रहेगी देखते रहेंगे। ऐसा करना पड़ेगा मुझे कि वीडियो डाली 24 घंटे के लिए रखी और उसके बाद में डिलीट मार दी,
ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेंगी। उन्हें मजे में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल में एग्जाम निकालना है, मजे में आके लगे हुए हैं, नहीं 2 साल में निकाल लेंगे, 3 साल में निकाल लेंगे, मतलब टाइम वेस्ट करने पे लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा पर्पज करना पड़ेगा कि 24 घंटे वीडियो रखो, उसके बाद में तो उसको प्राइवेट कर दो या फिर डिलीट मार दो, ताकि सीरियस होकर बच्चे जिसको सीरियस होकर दे तो कंप्लीटली उसको एक तरीके से देख सके, या फिर 1 हफ्ते के अंदर डिलीट मार दो। चलो जिसको थोड़ी सी रियाज चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्या सजेशन है देना जरा कमेंट बॉक्स में सजेशन, देखता हूं क्या क्या इंटरेस्टिंग सजेशन आप लोग लेकर आते हैं। यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में, एक एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कभी ये स्टडी लवर नाम का ना यूट्यूब चैनल आकर खोलना भी मत, ठीक है। नहीं चाहिए यार, बहुत न्यूज हो गई, बहुत पढ़ लिए, देखना है मत कभी जिंदगी में आके। एक बार अपना गोल अचीव कर लो, उसके बाद में एंजॉय करना लाइफ को, पर कुछ टाइम के लिए सीरियस होकर काम कर लो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की तरीके से ले लो यार, कुछ तो कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहां पर ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम क्या होता है? एक तरह संग्रहालय बोल सकते हैं, जहां पर आप लोग सामान ले जाकर रखते हैं। संग्रहालय भी कैसा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को देखकर भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक पिक्चर यहां पर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये म्यूजियम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो थीम आप लोगों को यहां पर इसकी बतानी है। अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये 2021 का किसको मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज यानी खाने पीने के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई इस फील्ड में कुछ अच्छा काम करता है तो यहां पर उसको भी यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप लोग देखो, अगर कोई किसान बना हुआ है, उसने कुछ अच्छा कर दिया, कोई खेती में कुछ कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी, अगर किसी फील्ड में भी आप लोगों का इंटरेस्ट है ना, उसमें जाकर कुछ करो यार, और फिर देखो दुनिया आप लोग को रिकॉग्नाइज करेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक दवाई को अप्रूवल दिया गया है, और ये पहली दवाई है यहाँ पर चाइना की जिसको इसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ग्रीन सिग्नल, कि आप लोग इनको बनाओ और बेचो और पैसा कमाओ। कहने का मतलब ये है कि दवाई जो है जनता तक पहुंचेगी। अब देखने वाली बात यह कि चाइना का माल है भैया इतना ज्यादा सही चल पाता है, वो चीजें थोड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कैंपेन के बारे में। इस कैंपेन को बोला गया है बेसिकली यहां पर कि इस्लामाइजेशन, एक तरीके से जो इस्लाम कम्युनिटी है वो बेसिकली यहां पर वेस्ट एरिया में, खासकर यूरोप के अंदर में अपना जो अस्तित्व है वो एक तरीके से एक सही लेवल पर स्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। क्योंकि कई बार जिनोफोबिया का जब नाम रहता है तो उनको भगाया जाता है, कई बार उनको टेररिस्ट की तरीके से देखा जाता है। तो इसलिए बात की जा रही है यहां पर इस्लामाइजेशन बेसिकली ऑफ द वेस्ट। तो इसका नाम क्या है, इसको लेकर अभी यहां पर जर्मनी में ये न्यूज है, जानेंगे आखिर न्यूज किस लिए है। यहां पर एक एमिनेंट पर्सनैलिटी यानी कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि एक यहां पर लिटरेचर के फील्ड में और जर्नलिस्ट भी थे यहां पर, ये आप लोगों को इनका नाम बताना है। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में, और जो नोवेल था इसका मतलब था, इसका नाम था पिता, और आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर, इसका नाम बताइए। चलिए मैं बताता हूं, बड़ा ही प्यारा नाम है, पिता पुत्र, यानी कि बाप बेटा। तो ये नोवेल था इनका, जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। पर लेकिन ये जो है दुखद घटना ये है कि हमारे बीच में नहीं रहे, पर लेकिन इनकी किताब जो है वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। तो ये जो किताब है इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, और कभी मौका मिले तो पढ़ भी लीजिएगा। बाप बेटे के बारे में बात की जा रही है, तो यहां से इनका नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया, ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट पूछने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग अगर इसका डायरेक्ट एग्जैक्ट उदाहरण न बताकर कि हाँ ये होगा इसका आंसर, अगर आप लोग ये भी बता दें कि किसको पहले रिकॉग्नाइज किया गया था, तो भी मैं सही आंसर मान लूंगा। इंडिया ने इजराइल को पहले रिकॉग्नाइज किया था या फिर पैलेस्टीन को पहले रिकॉग्नाइज किया था, आप लोग ये बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ये बता दें ना किसको पहले रिकॉग्नाइज किया था, तो भी सही आंसर मांग लूंगा। अगर आप लोगों को ईयर पता है, अगर साल पता है, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी बात की जा रही है मास्टर कार्ड जो नॉर्मली आप लोग जो यूज करते हैं, मास्टर कार्ड का ये कार्ड होता है जो बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारी कंट्री के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर, दोनों के द्वारा, कनेक्टेड कॉमर्स, ये क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली बेसिकली इंक्लूसिव भारत, ये इसके द्वारा एक रिपोर्ट टाइटल तैयार किया गया कि हमारी कंट्री में किस तरीके से डिजिटल चीजों को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया बना दिया गया कि डिजिटली हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात की जा रही है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के ये अंडर में आती है, ये आप लोगों को बताना है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये तो जो ईपीएफओ का पेपर है इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और सीडीएस के लिए पता नहीं रिपीटेडली पूछा जा चुका है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ईपीएफओ में पूछा जा चुका है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, ये इवन आप लोगों का यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग बताइए। बात की जा रही है पर्टिकुलर लोगों के बारे में, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके आदिवासी लोग हैं, इनका नाम है यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर हाकी पीकी, ठीक है। तो ये हाकी पीकी ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अगर इनके बारे में बात करें यहाँ पर, तो इस ट्राइबल कम्युनिटी का जो इसका मतलब होता है बेसिकली बर्ड कैचर, ठीक है। क्वेश्चन बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये इसका बेसिकली
बताना था, यहाँ पर ये गायब करना था ये, और हो गया कुछ और। हाकी पीकी का मतलब होता है बर्ड कैचर, यानी कि बर्ड को पकड़ने वाले, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। अगर उस राज्य से आप लोग आते हैं जिसकी ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज में है, तो आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट आप लोगों के जो स्टेट पीसीएस है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो ये था क्विज, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट डे देखते हैं आज का। ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है म्यूजियम के बारे में। तो इंटरनेशनल म्यूजियम जो डे होता है, म्यूजियम में क्या होता है, बेसिकली चीजें रखी जाती हैं ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर, तो उसके बारे में भी लोग समझ सके कि हाँ ऐसी भी कोई प्रजाति हुआ करती थी। तो ये आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है। और अब तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, इंटरेस्टिंग चीजें, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी कि आप लोग घर पर बैठे भी चीज देख सकते हैं। हमारी कंट्री में भी इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। तो यहां पर ये अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को इसके बारे में ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि कल्चर एक्सचेंज है बेसिकली, यानी कि आज की डेट में जो सोसाइटी है वो नहीं समझ पाती है पुराने टाइम में कि जैसे मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, हालांकि अभी भी कुछ कुछ यूज करते हैं, पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, ये एक पर्टिकुलर गांव में अगर आप लोग जाएंगे तो इस तरीके का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हुआ करता था। यहां पर ये नहीं होता ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना होता था और पानी लिखा करता था जमीन के अंदर से, ठीक है। बाल्टी सी होती थी, वो पानी लाकर जमीन पर डाला करती थी, उसको रहट बोला करते थे, ठीक है। हमारी साइड में उसको बेसिकली रहट बोलते हैं। तो वो आज की डेट में आप लोग किसी को नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है 2021 के अंदर में और उसको बोले कि रहट क्या होता है, क्या तुमको पता है, तो वो कभी नहीं बता पाएगा उसके बारे में। हल जो चलाए जाते थे किसानों के द्वारा खेतों में, आज के टाइम मशीन यूज की जाती है। उससे पूछोगे और 1-2 साल बाद कोई पैदा होगा, हल क्या होता है, उसको नहीं पता चलेगा क्या होता है। तो इस तरीके से ये वो चीजें होती हैं जो जनता को कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि पास्ट की चीजों के बारे में बता के कि हाँ यार पास्ट में ना ऐसा भी कुछ हुआ करता था। तो यही एक काम करता है यहाँ पर, जो कल्चर एक्सचेंज करने का काम करते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे काफी लार्ज स्केल पर चीजों को जब समझते हैं तो कोऑपरेशन और पीस भी आता है लोगों के अंदर कि अच्छा हमारी कल्चर ये है। अच्छा, जैसे अंग्रेजों की इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता है, वो ये बातें बोला करते थे कि आप लोगों को रहना सहना हम लोगों ने सिखाया है, यानी कि हम लोगों को अल्लाह भगवान गॉड जो भी आप लोग बोलिए, आप लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। आप लोगों की कल्चर हिस्ट्री कुछ नहीं है, वो तो हम लोगों ने आप लोगों को आके सुधारा। यहाँ पर जो कुछ है बस यही है, हम एक तरीके से भगवान के बंदे हैं। ऐसी हरकतें उनके द्वारा की जाती थी, लूट रहे थे दबाकर, इमोशनल ब्लैकमेल कर मतलब हम लोगों को तो वो हरकतें देखी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सीधा सीधा कि हम लोग को ये चीजें अंडरस्टैंड कराने के लिए ये बेसिकली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम बड़ी प्यारी है यहाँ पर, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिंग, यानी कि हम लोग को उनको री इमेज करना है, रिकवर करना है। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है सेंट्रल विस्ता यानी कि पार्लियामेंट के लिए, तो जो पुराने म्यूजियम वगैरह उनको भी तोड़ फोड़ कर नया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग सोचिए अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर को उठाकर लेकर जाना है तो क्या वो ढंग से रह पाएगी, पता चला वो स्ट्रक्चर टूट फूट कर गिर गई, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी देखा जा सकता है। तो इसलिए उनको प्रॉपर वे में मेंटेन रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, जो भी चीजें हैं आप लोग इसके बारे में अपनी राय बताइएगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डे। आइए अब चलते हैं अगले दिन की ओर, जो कि नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जो है एक बीमारी के बारे में है, और बीमारी आप लोगों को पता है आज के डेट में हर एक इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। फिलहाल यहां पर हम लोग करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के बारे में बात। नहीं, वर्ल्ड एड्स डे नहीं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। क्यों बोला मैंने गलत इसलिए बोला क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस है। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन यानी कि दवाई के बारे में बात की जा रही है, इससे रिलेटेड जो डे है ये 18 मई यानी कि 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये HIV वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। यानी कि देखिए अगर आप लोग दवाइयां ले लेते हैं तो कई सारी ऐसी बीमारियां चलिए ठीक तो नहीं हो पाएगी, पर लेकिन चीजों को मेंटेन रखने का काम करती है, वो आप लोगों की बॉडी के ऊपर हावी नहीं होगी। तो ये जरूरी है। अच्छा, आप लोगों को एक डिफरेंस पता होना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। एड्स AIDS, ठीक है, एड्स हो गया और HIV हो गया, इसमें कौन सी बीमारी है और कौन सा वायरस है, इसका बताइए आप लोग। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे एड्स जो और HIV है, इसमें कौन सा बीमारी का नाम है और कौन सा वायरस का नाम है। जैसे कोविड-19 जो है वो बीमारी का नाम है, और SARS-CoV-2 जो है यहां पर ये है SARS-CoV-2 बेसिकली, ठीक है, सीवियर एक्यूट, सॉरी ऐसे बनेगा बार बार इसको गलत कर देता हूं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो SARS-CoV-2 जो है वो है वायरस का नाम और कोविड-19 जो है बीमारी का नाम। तो यहां पर इसी तरीके से एड्स या HIV में कौन सी बीमारी है और कौन सा वायरस है, तो ये कंफ्यूजन कई सारे बच्चों को हो जाता है। एक्चुअली मुझे भी स्टार्टिंग में हो गया था, इसलिए मुझे याद रहती है चीजें। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
ये वायरस है, ठीक है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो सिंड्रोम होता है इसकी वजह से इसको बीमारी बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनो वर्ड यूज किया गया है दोनों में। तो इसका मतलब ये कि जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद करता है और जिसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो बहुत सारी बीमारी, वायरस भी सेम काम कर रहा है फिलहाल कोरोना, ये भी हमारी इम्यून सिस्टम पर इंपैक्ट डालता है। तो अगर हम लोग इनको सुधार पाएं तो काफी कुछ हम लोग चीजें सुधार पाएंगे, ठीक है। तो ताकि कंटिन्यू अर्जेंट नीड जो वैक्सीन की है एचआईवी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि दवाई लोगों तक पहुंचाई जाए जिनको ये बीमारी है। और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, किसी को एड्स ने आपको टच कर लिया तो आप लोगों को बीमारी हो जाएगी, नहीं। इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, तो वो भी अवेयरनेस फैलाई जाती है। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1998 यानी कि 1998 में सेलिब्रेट किया गया था 18 मई को। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ऐसी न्यूज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि हार्ट यानी कि दिल टच करने वाली न्यूज है। यहां पर दिल टच करने वाली न्यूज क्यों बोल रहा हूं उसको अभी आप लोग समझ पाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं, जब आगे बढ़ूंगा तब समझोगे। ये जो न्यूज है यहां पर इसमें बात की जा रही है 2021 यानी कि 2021 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, यानी कि खाने के फील्ड में किसी ने कुछ अच्छा आविष्कार किया तो उसके चलते ये अवार्ड दिया जाता है। अब की बार जो ये अवार्ड दिया गया यहां पर, ये किस पर्सनैलिटी को दिया गया है? ये दिया गया यहां पर, इनका नाम है शकुंतला हरक सिंह थिसेल्ट, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं, इतना तो नाम हो गया इंडियन, बाद में कुछ जुड़ गया तो इसका मतलब ये है कि इंडियन मूल की है, ठीक है। जी हाँ, इंडियन मूल की ये पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनको ये अवार्ड अब की बार दिया गया है और अवार्ड क्या दिया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज। इनके द्वारा ऐसा क्या काम कर दिया गया कि इनको ये अवार्ड दिया गया? तो एक्वाकल्चर जो फूड सिस्टम है उसमें इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। एक्वाकल्चर फिशरी यानी कि मछली, इनके द्वारा जो मछली की स्पीसीज होती है उसके ऊपर काम किया गया, वो भी बांग्लादेश के अंदर में। और वहां पर कैसे उसको और एक तरीके से न्यूट्रिशनल सेंसिटिव बना सकते हैं, यानी कि खाने के बाद में वो न्यूट्रिशन मिले, उसके चलते इनके द्वारा काम किया जा रहा है, इंप्रूव की जाए लोगों की डाइट। एशिया और अफ्रीका के अंदर वो काम इनके द्वारा किया गया। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये कई कंट्री के साथ में कनेक्टेड है। जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये जो पर्सनैलिटी है इंडियन मूल की है, इंडिया के साथ में कनेक्टेड है। ये जो पैदा हुई थी, ये पैदा कहां पर हुई थी? पैदा हुई थी यहां पर त्रिनाद एंड टोबैगो। कहां पर है ये? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिनाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके। इनके पास में सिटीजनशिप कहां की है? वो है डेनमार्क की। तो डेनमार्क आप लोग कहां पर मिलेगा देखने के लिए? डेनमार्क है यहां पर, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग को याद रखना है। अब इतनी बड़ी बात हो गई तो एक चेहरा तो देखना बनता है पर्सनैलिटी का। जी हाँ, ये है वो पर्सनैलिटी जिनको यहां पर वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है 2021 का। आखिर मैंने क्यों बोला कि ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है काफी इंटरेस्टिंग है? इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैं बात बताऊं, ये जो प्राइज था ये 1987 में क्रिएट किया गया था। और जब ये 1987 में क्रिएट किया गया तो पहली बार ये जो अवार्ड किसी को दिया गया था, वो किसको दिया गया था और किस लिए दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ये मैं बताता हूं। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन तो इसमें से बहुत सारे बन जाएंगे वैसे, ठीक है। ये दिया गया था हमारी कंट्री की एक महान पर्सनैलिटी जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन साहब को ये अवार्ड दिया गया था। और ये जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था 1987 में। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके द्वारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो रोल प्ले किया गया था उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, जिसके चलते हमारी कंट्री की जो जनता है जो भूखी मरा करती थी एक टाइम पर, फिर हमारी कंट्री में इतना ज्यादा खाना पैदा होने लगा कि आज की डेट में हम लोग विदेशों में ये खाना बेचते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग बाहर भी सप्लाई करते हैं। तो ये एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक हमारी खुशनसीबी बोल सकते हैं कि इस टाइम पर हमारी कंट्री में ऐसे साइंटिस्ट हुए कि हमको भूखे मरने से बचा लिया गया इनके द्वारा। तो एमएस स्वामीनाथन साहब का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारी कंट्री में इनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों को ये बताना है, इनके बाद में जो दूसरा अवार्ड मिला था वो यूएसए की एक पर्सनैलिटी को मिला था, वो याद नहीं रखना है। तीसरा अवार्ड जो मिला था 1989 में, वो भी इन्हीं की टाइप की एक पर्सनैलिटी थे। वो किन को मिला था? ठीक है, उनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था, इतना मैं बता देता हूं। वैसे पता चल गया होगा ऑपरेशन फ्लड का नाम सुन के। चलिए उन पर्सनैलिटी का नाम बताइए, और ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस चीज से रिलेटेड है ये आप लोग बताइए। तो ये स्टार्ट हमारे साथ में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये पहले आगे भी यहां पर कई बार मिल चुका है। आगे चलकर फिर 1986 में इंडिया और यूएसए को कंबाइन कर ये अवार्ड दिया गया। 2000 में भी दिया गया, मैक्सिको और इंडिया को हाई मिलकर एक साथ में अवार्ड दिया गया। यानी कि हमारी कंट्री को ये कई बार मिल चुका है। सीधी सीधी बात है यार, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो इसलिए हमारी कंट्री को ये अवार्ड मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में। तो फिलहाल ये अवार्ड मिला है अभी इनको। और 2020 में ये अवार्ड मिला था रतन लाल को, ठीक है। ये भी हमारी कंट्री के साथ में ही कनेक्टेड थे। तो इतनी पर्सनैलिटी को यहां पर मिल चुके हैं। तो ये आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए इनका आंसर जरूर दीजिएगा। तो काफी प्यारे क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में जानूं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट अवार्ड 1987 में स्वामीनाथन साहब को दिया गया था।
तो ये याद रखेगा। इसी के चलते यूएन का वर्ल्ड फूड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी ये जो अवार्ड है ना यार, ये किसी को ये नहीं देखता है कि तुम कौन से धर्म के हो, कौन से रीजन के हो, कौन सी नेशनलिटी के हो, कौन सा पॉलिटिकल बिलीफ है आप लोगों का, नहीं, सबसे ऊपर उठकर ये इंसानियत के नाते अगर आप लोग कुछ करते हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ाते हैं, खाने के फील्ड में लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये अवार्ड यहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मानवता के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। कहने के लिए शॉर्ट न्यूज थी, पर लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही हो गई, तो एक छोटी सी शॉर्ट बिकम लॉन्ग हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली समरजीत जना के बारे में, ठीक है। तो ये एक पर्सनैलिटी है, इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया सेक्स वर्कर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या थी, बेसिकली यहां पर ये मतलब क्या था बेसिकली इनका काम, देखिए इनके द्वारा वुमेन एजुकेशन को काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो सेक्स वर्कर थी यानी कि उनके भी हक के बारे में इनके द्वारा बात की गई, जिनको सोसाइटी में बड़ी ही गलत निगाह से देखा जाता है, ताकि उनके भी राइट को आगे लेकर चला जा सके। और ये जो एक ये सेक्स वर्कर का जो ये काम है, ये खासकर वेस्ट बंगाल में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, तो इसलिए पर्सनैलिटी भी वहीं से निकल कर आते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो पर्सनैलिटी है रिसेंटली अभी कोविड-19 के चपेट में आ गए, तो इसलिए यहां पर ये भी अब हमारे बीच में नहीं है। इनके द्वारा नेशनल टास्क फोर्स भी जो थी कोविड-19 के रिलेटेड, उसके मेंबर भी थे यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। काफी कंट्रीब्यूशन रहा इनका यहाँ पर प्रिवेंट ऑफ द एड्स इन द सेंचुरी, यानी कि एड्स से भी लोगों को काफी बचाया, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके की कंडीशन बनी है, लोग काफी ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा देते हैं। जो अगर फिजिकल किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कोई पर्टिकुलर पर्सन हो रहा है, तो उस टाइम पे कम से कम इंसान को प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना इंसान इग्नोर कर देता है उस टाइम पर, और फिर जब कोई बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पर समझ में आता है कि यार जान है तो जहान है। पर लेकिन ये सारी चीजें इंसान को टाइम रहते हुए समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर चाइना के माल के बारे में। तो चाइना की दवाई है जिसका नाम है यहां पर सिनोफार्म, ठीक है। तो ये जो दवाई है ये WHO के लिए इसकी अप्रूवल दे दिया गया है कि इस दवाई को आप लोग यूज कर सकते हैं लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए। तो यानी कि अच्छा काम किया गया, एक कहीं ना कहीं कम्युनिटी को हेल्प पहुंचाएगा। अब ये आगे और कई सारी दवाई जब मार्केट में आ जाती है तो एक दवाई के ऊपर मारामारी नहीं रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता है धरती पर कितने सारे लोग हैं, तो सबको दवाई पहुंचाना पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं है एक प्रकार की दवाई और एक कंट्री के द्वारा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग दवाइयां अगर पहुंचेगी तो ही हम लोग चीजों को ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी अभी यहां पर अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में भी है काफी ज्यादा। बात की जा रही है यहां पर जर्मनी के बारे में। जर्मनी में एक मूवमेंट चला यहां पर लगभग 2014-15 के एयरफेयर में, जिसका नाम रखा गया पेगेडा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे थे। तो इसके चलते जो लोकल लोग हैं उनके मन में डर रह रहा था यहां पर जिनोफोबिया होता है कि किसी बाहर के इंसान से, अपरिचित पर्सन से डर लगना, ठीक है। तो यहां पर हर मंडे को, यहां पर हर इवनिंग को इसके चलते मार्च भी चलता है। तो 2015 में आखिर ऐसा क्या हुआ, 2014-15 में देखिए उस टाइम पर जो जर्मनी की चांसलर है, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जर्मनी में चांसलर होते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया कि मुस्लिम कंट्री के लिए यहां पर डोर ओपन कर दिया गया असाइलम के लिए, कि वहां पर जैसे कि अगर सीरिया के अंदर, इराक के अंदर कहीं पर कुछ हो रहा है तो असाइलम के लिए, यानी कि अगर कोई आकर यहां पर शरण लेना चाहता है जान बचाकर तो वो आ सकता है। तो कंट्री डिवाइड हो गई। कुछ लोग पॉलिटिशियन ने यहां पर पत्ता खेला कि नहीं आना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे चलिए ठीक है कोई नहीं आ जा रहे हैं, आ जाने दीजिए। तो इसके चलते कंट्री जब डिवाइड हो गई तो यहां पर एक ऐसा मूवमेंट चला यहां पर कि यहां पर ताकि इस चीज को रोका जा सके। तो जर्मन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा बोला गया कि इस्लामोफोबिया जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, यानी कि इस्लाम के नाम पर जो डर, यानी कि जब रिलीजन के नाम पर कोई एक्सट्रीम कंडीशन रहती है, धर्म का नाम लेकर कोई एक्टिविटी की जाती है, तो यहां पर उसके नाम को लेकर जो मूवमेंट चलाए जाते हैं कई बार, तो उसको कैसे रोकना है ताकि एक्सट्रीम कंडीशन न देखने को मिले और यहां पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कंडीशन कंट्री में न क्रिएट हो जाए। अभी आप लोगों को पता है जैसे यहां पर अभी कंडीशन देखने को मिल रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो जर्मनी, इसी के साथ में फ्रांस, इवन इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में भी काफी सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए मुस्लिम जो कम्युनिटी के ऊपर वहां पर जो बम्बार्डमेंट की जा रही है इजराइल के द्वारा, और इजराइल के ऊपर जो बम्बार्डमेंट की जा रही है जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, गाजा स्ट्रिप के लोग हैं उनके द्वारा,
तो उसको लेकर अलग अलग वर्ल्ड डिवाइड हो गए हैं। कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर पैलेस्तीन को, यानी कि गाजा स्ट्रिप को। तो उसके चलते यहाँ पर अलग अलग कंट्री में जो भी कम्युनिटी है वो गुस्से में आ गई है। गुस्से में आने का रीजन क्या है? कई सारी कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, या फिर इसके बारे में बात करें तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया, तो इन कंट्री के द्वारा, ईरान हो गया, आगे आकर बोला गया है कि इजराइल के खिलाफ आवाज उठाओ, जहां जहां पर भी आप लोग प्रोटेस्ट करो। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आए। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि नॉर्मली चीजें चल रही हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये एक अलग तरीके की वेव देखने को मिल रही है। अब ये शांत होती है सही है, वरना और भी भयानक रूप ये ले सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है उसकी यहां पर चेयरपर्सन थी। तो रिसेंटली अभी कोविड-19 के चलते ये भी हमारे बीच में नहीं रही। इनका नाम था इंदु जैन। तो इंदु जैन जो है साहू फैमिली से ये कनेक्ट करती थी। नॉर्मली जिसको आप लोग टाइम्स ग्रुप बोलते हैं उसका नाम है यहां पर बेनेट कोलमन को लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है बेसिकली। ठीक है, ये न्यूज़पेपर भी जो आप लोग देखते हैं इसके ही पार्ट है, यहां पर ये एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप लोग बोले, हम लोग मान लीजिए कल को चल के कुछ बड़े काम करना स्टार्ट कर दिए कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ कर रहे हैं, हेल्थ के फील्ड में कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई और एरिया में लोगों की एक्सरसाइज वगैरह उसके फील्ड में कुछ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कल को चलकर इस तरीके से अगर चीजें होगी तो एसएलवी ग्रुप आप लोग बोलने लगो इस तरीके से, यानी कि पूरी कंपनी एक पूरा ग्रुप बन गया है यहाँ पर कि अलग अलग एरिया में यहाँ पर लोगों तक चीजें पहुंचाई जा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा ग्रुप होता है। उसमें जैसे कि आज के डेट में अगर बात कर लीजिए, आप लोग कोई कंपनी का नाम ले लीजिए, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ी भी आती है। ठीक है, इस तरीके से टाटा के दुनिया भर के प्रोडक्ट और आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर ये नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बात की जा रही है। अच्छा हाँ, ये जो पिक्चर आप लोगों ने देखी यहाँ पर, इसका याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण मिल चुका है। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण। ठीक है, तो तीसरा हाईएस्ट अवार्ड मिला इनको 2016 में। तो ये उसी टाइम की यहाँ पर पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक एमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जो एक जर्नलिस्ट भी थे। इनका नाम है यहाँ पर होमन बोरगोहेन। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ये गुवाहाटी यानी कि आसाम के थे। कोविड-19 के चलते ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये है ये पर्सनैलिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। अगर बात करें इनके एक किताब के बारे में, याद रखिएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन बन सकता है। पिता पुत्र, ये इनका एक नोवेल था जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1978 में। पिता पुत्र जो है बेसिकली एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है एक बाप और बेटे में। आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं जो नई जनरेशन आ रही है वो आते ही मोबाइल के अंदर घुस जाती है, यानी कि एक तरीके से वो सारी चीजों में अपडेट रखते हैं अपने आप को, यानी कि अपने आप को वो इस तरीके से देखने लगते हैं कि जैसे उनके माता पिता जो हैं वो काफी पीछे रह गए उनसे, इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। एक डिफरेंस सोच में आ जाते हैं, वो हमेशा अलग तरीके से सोचते हैं। और जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा सा ये मानते हैं कि उनको ये देखा जाता है कि पुराने ख्यालात के यार ये हमारी चीज के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, जबकि माँ बाप सारी चीजें समझते हैं मैक्सिमम टाइम तो, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस क्लैश रहता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो पीछे वाली जनरेशन को थोड़ा सा कम आंकने लगती है। तो ये काफी एक गलत तरीके से चीजें यहां पर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो डिफरेंस यहां पर रहता है बाप और बेटे के अंदर में, तो वो दिखाने की कोशिश की गई है वेस्टर्न कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते आज के डेट में हम लोग बिल्कुल उन्हीं की लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है ये इंग्लिश इतनी फेमस क्यों हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में? आज की डेट में जहां पर भी अगर आप लोग इंग्लिश बोलते हैं तो एक बड़ी ही अच्छी इमेज मानी जाती है, क्योंकि इंग्लिश जो है उन लोगों के द्वारा बोली गई जिन्होंने दुनिया को रूल किया है, जिन्होंने दुनिया को अपने कंट्रोल में किया है। अगर आज की डेट में जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर इसकी जगह हमारी कंट्री के जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने कुछ और साहस दिखाया होता, जैसे अकबर टाइप में हुए, ठीक है, इस तरीके के जो राजा थे अशोका टाइप के हुए, अगर ये कुछ और थोड़ा सा साथ दिखाते और यूरोप जैसी कंट्री को भी अपने कैप्चर में कर लेते हैं, तो आज की डेट में हिंदी जो होती वो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है और लोग इसको बोलने में गर्व फील करते। लेकिन होता क्या है बेसिकली, जो जीतता है ना उन्हें बोले जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, तो उसी की चीजों को लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो हार गया है उसको लोग फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। तो यही बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो इन चीजों को काफी इंटरेस्ट से फॉलो करती है, ठीक है, तो उसी के चलते काफी डिफरेंस आ जाता है। तो वो बातें यहां पर इसमें पूरी समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसी के साथ में ये एडिटर इन चीफ भी रहे आसाम का, जो डेली यहां पर पेपर था जिसका नाम है नायोमिया बात्रा, ठीक है, बार्ता। तो ये इनकी डेथ तक यहां पर इसकी ये एडिटर इन चीफ भी रहे हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और पिक्चर मैंने आप लोगों को इनकी दिखाई दी। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, हल्का सा आइडिया रखना।
एक और प्यारी न्यूज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, यहाँ पर इनके बारे में जानेंगे। और ये क्या थे, यहाँ पर ये एक खगोल शास्त्री आप लोगों को देखने, सॉरी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे हिंदी में इसको, हाँ मैं हिंदी में बोल गया, इंग्लिश में बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो इनके द्वारा जो बेसिकली ये जो सोसाइटी है उसकी मेंबर थी, इसको खगोलीय यानी कि खगोल शास्त्री आप लोग बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा काफी काम किया गया। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ये यहाँ पर डायरेक्टर भी रह चुकी है, यहाँ पर किसकी, नेहरू प्लेनेटेरियम जो न्यू दिल्ली के अंदर में है, इसकी डायरेक्टर रह चुकी हैं। प्लेनेटेरियम का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात की जाए तो ये एक तरीका थिएटर होता है जहां पर जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड शो दिखाए जाते हैं, ताकि जो यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉमी है इसको और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जा सके, या फिर ट्रेनिंग भी लोगों की जाती है यहाँ पर, जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी यूनिट है कि जैसे ग्रह के बारे में बात करते हैं, इन सब चीजों को दिखाते हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये जो है नेहरू प्लेनेटेरियम, टोटल मिलाकर 5 प्लेनेटेरियम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में। कहां पर है, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली में हो गया, पुणे में हो गया, ठीक है, बेंगलुरु में हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि इसी के साथ में यानी कि जो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया और बेंगलुरु हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर ये एक अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रयागराज के अंदर में, जहां पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पैदा हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर है, नेहरू जी के नाम पर ही। तो यहाँ पर ये प्रयागराज जो कि जिसको इलाहाबाद आप लोग बोलते थे, एक वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल 5 है ये बेसिकली जो सोसाइटी है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, इस पर्टिकुलर फील्ड को आगे लेकर चलना ताकि लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। और 1972 में ये क्रिएट की गई थी ताकि लोगों को इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं साइंस की उसको लोगों तक समझाया जा सके और आगे पहुंचाया जा सके, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी है जिनका नाम है रतन श्री, तो ये इसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड थी। तो याद रखिएगा इनके द्वारा यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको एस्ट्रो अड्डा के नाम से बोला गया। मैंने कहा आओ अड्डे पे मिलना, वहां पे मिलके अपना एंजॉय करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, चल खेलते हैं, कहाँ चलना है, जहां क्रिकेट खेलते हैं कि अड्डे पे मिलना, चल ठीक है। नॉर्मली एक नॉर्मल भाषा बोल देते, तो एक अड्डा जहां पर एक तरीके से बैठकर चीजें डिस्कस कर सके, अपनी चीजों को एंजॉय कर सके। तो ऑनलाइन डिस्कशन होता है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से जिसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो डिस्कस किए जाते हैं। और ये जो दिल्ली में इसकी पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोगों ने सुना होगा 3 मूर्ति भवन दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो वहीं पर ही ये लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का लाइब्रेरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो नेहरू जी के रहने की जगह थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आगे चलकर उसको लाइब्रेरी बना दिया, तो उसी के आसपास की बात यहां पर की जा रही है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये न्यूज हालांकि आप लोगों ने सुनी होगी, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अभी रिसेंटली पैलेस्तीन और जो इजराइल के बीच में जो झड़प चल रही है उसी से रिलेटेड यहां पर न्यूज है। इजराइल की आर्म फोर्स के द्वारा अटैक किया गया था यहां पर अल अक्सा क्या हो गया, अल अक्सा मोस्क एक सेकंड, पानी भी नहीं है बोतल में, चलिए देखते हैं। अल अक्सा मोस्क जो है यहां पर ये, ठीक है, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर जेरूसलम के अंदर में, जिसको हराम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर बेसिकली था क्या, आप लोगों को अगर थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी याद हो, थोड़ी सी मैंने भी आप लोगों को बताई थी। 1967 में यानी कि 1967 में एक वॉर हुई थी जो कि 6 दिन के लगभग की लड़ाई थी। इसमें इजराइल के द्वारा जो अरब कंट्री है उनको हराया गया और जो ईस्टर्न जेरूसलम है ये अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर बार बार ये हर साल मार्च करते हैं। ज्यूनिस्ट जो नेशनलिस्ट है वो यहां पर इकट्ठे होते हैं, तो यहां पर ये एक तरीके का एक सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। तो जब यहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान को आप लोग कंट्रोल में कर लेते हो और वहां पर कुछ चीजें जाकर सेलिब्रेट करते हो तो दूसरा इंसान चिढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो उसी के चिढ़ में जो गाजा स्ट्रिप में यहां पर जो ये बेसिकली जो लोग हैं इनके द्वारा यहां पर क्या किया गया, अटैक कर दिया गया, ठीक है। यहां पर इस तरीके से इसके ऊपर जो अटैक कर दिया गया इजराइल के ऊपर, तो इसके चलते इजराइल ने फिर रिप्लाई किया। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब आर्म फोर्स यहां पर अटैक कर रही थी मॉस्क के अंदर, यहां पर कई सारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, तो उसका रिप्लाई दिया गाजा स्ट्रिप ने, यानी कि स्टार्ट किया गया इजराइल के द्वारा, रिप्लाई किया गया यहां पर गाजा स्ट्रिप के द्वारा। और फिर इजराइल के एक पावरफुल कंट्री है तो इजराइल ने फिर यहां पर खूब दबाकर बम्बार्डमेंट की, तो इसके चलते काफी सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। ये जो सिटी है जिसका नाम है यहां पर जेरूसलम, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ज्यूस के लिए यानी कि यहूदियों के लिए, क्रिश्चियन के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो इस्लाम कम्युनिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये एक तरीके से
ट्रायंगल ये रिलीजियस स्पोर्ट आप लोगों को नजर आएगा, जो कि जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक इंसान जो है अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है, यानी कि मेरे धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, तब यहां पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। इसी के साथ में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन याद रखिएगा, डेड सी है यहां पर, ये जॉर्डन हो गया, तो इसी के आसपास की बात यहां पर की जा रही है। मुस्लिम इसको हराम ए शरीफ के नाम से भी जानते हैं, ज्यूस इसको यहां पर टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओल्ड सिटी जो है जेरूसलम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम सारे रहते हैं, और ये कंप्लीट की गई थी अर्ली 8th सेंचुरी के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी के फेथ के पॉइंट ऑफ से बात करें। आप लोग बोल सकते हैं मक्का मदीना के बाद में यहां पर काफी इंपॉर्टेंट इसको जगह माना जाता है, जहां पर ये सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिली। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में और बताऊं, जो यहां पर ये जेरूसलम है, ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी इसको डाला गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिटी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं 1947 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा पार्टिसिपेट इसके अंदर किया गया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसे हैं, और होता इनसे कुछ है नहीं है, बस जाकर वहां पर बैठ जाते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए। जेरूसलम जो है यहां पर ये इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दी गई, यानी कि ना तो इसको इजराइल को दिया और ना ही पैलेस्टीन को दिया, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दी। पहली वॉर हुई 1948 में, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर लेकिन जब दूसरी वॉर हुई तब इजराइल ने क्या किया, आसपास का सारा रीजन कैप्चर कर लिया, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है ना, गोलन हाइट कैप्चर कर ली सीरिया से, ठीक है। इसी के साथ में सनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर इजिप्ट से, जॉर्डन से भी यहाँ पर जो ईस्टर्न जेरूसलम कैप्चर कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो इनके द्वारा यहाँ पर कैप्चर कर लिए गए, और ये इनके द्वारा जब कैप्चर किए गए तो सारे अरब वर्ल्ड में वो नहीं कहते कि एक तरीके से गुस्सा फैल गया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर यहां पर आज की डेट तक भी यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपनी कंट्री के बारे में अगर आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप लोगों को भी यहां पर इसके बारे में बताएंगे। बाकी पहले शेख जर्राह इशू, ये क्या है, यहां पर जो पैलेस्टीन फैमिली है वो यहां पर शेख जो जर्राह ईस्टर्न जेरूसलम में जाकर यहां पर बसे नॉर्मली, तो इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, तो उनके द्वारा यहां पर जॉर्डन से 1967 में, तो यहां से उनको फिर यहां पर निकाल कर भगाया जाने लगा। तो यहां पर काफी एक बुरी कंडीशन होने लगी ग्राउंड लेवल पर जब ये सिचुएशन बनी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमारी कंट्री के द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया ये 1950s के अंदर में, ठीक है, पर लेकिन जो पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड यहां पर देखने को मिला उसको रिकॉग्नाइज किया गया 1988 में, ठीक है। नॉर्मली इसको पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें यूएनएचआरसी के अंदर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो ह्यूमन राइट के इशू आते हैं, इंडिया वहां पर हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इजराइल यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम नहीं चाहते हैं कि पैलेस्टीन पर भी इजराइल जो है इस तरीके से अटैक करे ताकि बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा कंडीशन देखने को मिले। तो हम लोग हमेशा शांति का दूत बनकर दोनों के बीच में रहते हैं, हम लोग कभी भी किसी पर्टिकुलर एक साइड को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो ये हमारे द्वारा पैलेस्तीन को बाद में और इजराइल को पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। भाई साहब डिजिटल इंडिया का जमाना है, पेमेंट करना है डिजिटल इंडिया, फोन रिचार्ज करना है डिजिटल इंडिया, आप लोगों को बिल कोई पे करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गैस के बिल पे करने हैं, सारी चीजें आज के डेट में ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आज की डेट में कोविड-19 ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि इस चीज पर और फोकस किया जा सके। तो इसी के चलते जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कनेक्टेड जो कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटल, जो डिजिटली इंक्लूसिव भारत, यानी कि भारत को डिजिटली इंक्लूसिव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कैसे यहां पर कौन कौन इसको लेकर चल रहा है, ओके। तो ये टाइटल याद रखना, ठीक है, याद रखना ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर डिमांड साइड गैप जो है उसको फुलफिल करने की बात की जा रही है। देखिए डिमांड और सप्लाई दो चीजें होती हैं। मान लीजिए आप लोगों की डिमांड है कि ये चीज कोई आप लोगों को मिले, ठीक है, पर लेकिन उसके लिए सप्लाई की क्या जरूरत है कि हाँ आप लोगों को ये चीजें सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए गेहूं खरीदने हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, आप लोगों को गेहूं मिल जाएंगे। तो यानी कि डिमांड और सप्लाई, जब पर लेकिन गेहूं मिलेंगे तब मार्केट में जब उनको कोई सप्लाई करेगा। अगर मार्केट में नहीं होंगे, जो गेहूं का प्राइस मान लीजिए 50 रुपए है केजी, पड़ के वो 100 रुपए केजी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। तो सप्लाई साइड की साइड से अगर बात करें, ई गवर्नेंस हो गया, जेम यानी कि जो जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी है, याद रखिएगा। जे से हो गया जनधन का कार्ड होना चाहिए, ए से हो गया यहां पर क्या होना चाहिए,
ये आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब जनधन का अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। तो इस ट्रिनिटी की वजह से यहाँ पर हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं आज के डेट में भी। गुड्स और सर्विस टैक्स आ गया, ये भी ऑनलाइन काफी हद तक रोल प्ले करा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आप लोगों को पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ये भी चीज देखने को मिली। मोस्ट एग्री टैग जो है उनके द्वारा बात करें तो यहां पर ये कई बार सक्सीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर बात करें क्योंकि प्रॉपर वे में यहां पर एक्सेस नहीं हो पाता है फाइनेंस सिस्टम का। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने कोई सिस्टम स्टार्ट किया तो इधर उधर से आप लोग पैसा लेंगे उधार, वो पैसा उधारी में आएगा, वो कल को अपना पैसा मांगेगा, आप लोगों के पास में होगा नहीं, तो फिर यहां पर कर्जे में दब जाते हैं और कई कंडीशन देखने को मिलती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से दिक्कतें रहती हैं। तो क्रेडिट जो हिस्ट्री अगर आप लोग कंट्री को उठाकर देखोगे तो साहूकार के नीचे दबे मिलते थे किसान पहले भी, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसको कैसे काम करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, तो ये डिजिटली चीजों को यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश करें ताकि उस सिचुएशन से हम लोग बच सकें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है ताकि सिचुएशन को हम लोग नॉर्मल कर सकें। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को एक डेटा यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा आज के डेट में भी लोग जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट है, खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, पर लेकिन खेती में लोगों को प्रॉपर वे में लोन मिल नहीं पाता है, तो वो दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर लगभग 11%, कंस्ट्रक्शन में 11%, ट्रेड में 9%, ट्रांसपोर्ट में ये बाकी 50% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अदर सेक्टर में यहाँ पर फिर बात की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ये इसका रोल क्या है यहाँ पर अगर जीडीपी में आप लोग बात करें तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है जीडीपी के अंदर, जबकि जनता सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर कितना रोल प्ले कर रही है जीडीपी के अंदर, ओनली 15% कर रही है। तो ये कई सारी ऐसी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं जहां लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहां से इकोनॉमी को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस नहीं देती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने यहां पर। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से हमारी कंट्री की जीडीपी का 80% एग्रीकल्चर से आता, तो गवर्नमेंट को पता है कि यार खेती के ऊपर ही हमारा देश टिका हुआ है, तो एग्रीकल्चर का पूरा फोकस गवर्नमेंट देकर चलती। पर लेकिन आज के डेट में इंडस्ट्री से मैक्सिमम आता है हमारी कंट्री में 40% जीडीपी का, और एग्रीकल्चर से आता है ओनली 15%। तो 15% आता है ओनली, तो उस पर ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का नहीं रहता है। पर लेकिन ये नहीं देखा जाता कि इस 15% में लगभग 50% जनता हमारी जुड़ी हुई है, तो उसको कैसे लेकर चला जाए, तो वो थोड़ा समझने वाली बात होती है। जबकि जो इंडस्ट्री है यहाँ पर जो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, उसमें ज्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, उसके लिए आप लोगों को स्किल्ड फोर्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें समझकर इनमें बैलेंस बनाकर चलने वाली बात होती है। और अगर बैलेंस नहीं बनता है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं, जिसके चलते जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो इनके द्वारा जो सिस्टम स्टार्ट किया गया नीति आयोग के साथ मिलकर, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है हमारी कंट्री में, वो आज की डेट में घटते हुए लेवल पर देखने को मिलते हैं। यानी कि उसका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो पहले एक बार को 30 था, 32 भी हुआ, पर अभी घटकर 28 आ रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है। तो उस सेक्टर को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है और हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके चलते सिस्टम लाने की बात की जा रही है, और अभी और भी कंडीशन यहाँ पर बन गई है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग देखिए अभी फिलहाल जो साइबर अटैक काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, डिजिटली कैसे एक्सेसिबल होनी चाहिए लोगों को चीजें, पेंडेमिक जो कॉन्टैक्टलेस हो गया दूसरा, और दूसरा ओपन लूप ट्रांजिट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये ओपन लूप ट्रांजिट सिस्टम जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर टच न करना पड़े कहीं पर भी, ठीक है, आप लोग आराम से पेमेंट करें और निकले। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, पर लेकिन सावधानी के साथ में, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ये चाइनीज जो कंपनीज हैं ये कई बार अटैक करती हुई भी नजर आती है। अभी रिकमेंड जो किया जाता है जैसे फास्टैग हो गया, टच ही नहीं करना है, कहीं पेमेंट ही नहीं करना है, गाड़ी के ऊपर लगा लो तुरंत काम हो जाता है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथ करना है वो देखना है, कैसे डिजिटली रजिस्ट्रेशन और जो भी दिक्कत आती है कैसे उसको फुलफिल करना है, ठीक है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है क्रेडिट सोर्स एमएसएमई के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके पास से पैसा पहुंच सके और फिर वो ढंग से उसको यूटिलाइज कर सके। यानी कि पैसा है मार्केट में पर लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे पैसे का मतलब क्या है, ये पैसा कैसा पैसा जिसको जरूरत ना पड़े उसको ना मिले बेचारा, ठीक है। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप लोग बात करें, कई बार जो सिस्टम है उसके अंदर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो डिजिटली और फिजिकली दोनों चीजें आप लोगों को सिस्टम स्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा डिजिटली लैंड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। यानी कि एक तरीके से मैनुअल चीजों से ऊपर हम लोग हट रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड को रोकना है, डिजिटली मैनुअल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एक तरीके से जो मैनुअल थे पहले उनको लेकर चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ में जो आज के में जो सिटीज हैं वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा
तो किस तरीके से क्राउडिंग कम करनी है, क्योंकि सिटी में अगर लोग जाकर रह रहे हैं काफी ज्यादा लाइन लगी रहती है अगर बैंक में जा रहे हैं लंबी लंबी, ठीक है। तो ताकि स्मार्टफोन से कॉन्टेक्टलेस कार्ड की ऐप से काम चल जाए तो आराम से हो जाएगा। पर लेकिन फ्रॉड भी है साथ साथ में, तो फ्रॉड भी ध्यान रखना है, लोगों को अवेयर भी कराना है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हो जाता है, कई सारी दिक्कतें सामने आ जाती है कि आप लोग चीजों को यूज तो कर लोगे, पर लेकिन ये भी समझना पड़ेगा यार कि उसके चलते कोई गड़बड़ न हो जाए बेसिकली। तो बैलेंस बनाकर लेकर चीजें चलने वाली बात यहां पर हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ओके, यहां पर बात की जा रही है राज्य की न्यूज के बारे में, और एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो ये लोगों तक खाना पहुंचाने की ये योजना है हमारी कंट्री में। अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि 13 जो राज्य हैं उसके द्वारा यहां पर जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत, इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर मई से लेकर जून तक की यहां पर इसके अंदर चीजें इंक्लूड करने की बात की जा रही है 2021 के लिए। ये जो स्कीम थी जब फर्स्ट टाइम यहां पर लॉन्च की गई थी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले जो लॉन्च की गई थी 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, तो कई सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही थी। अभी जो है कुछ चीजें इसमें हटा दी गई हैं, ठीक है। तो यहां पर मई और जून के लिए देखने को मिलेगी कंट्री का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी कैपेसिटी जो है किस तरीके से ढंग से नहीं है, उसको कैसे उसके ऊपर फोकस देना है। ये कई सारी इसके अंदर कंपोनेंट थे। यहां पर जब ये स्कीम लॉन्च की गई इसको पूरा पैकेज बोला गया, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज का नाम इसको दिया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आई, ताकि जहां पर खाना नहीं है खाना पहुंचाना है, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर कैसी चीजों को लेकर चलना है ताकि जनता को दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो ये चीजें हैं। एम यही थी कैसे कवर किया जाए लोगों को, जाकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलोग्राम तो आप लोगों को चीजें मिल रही हैं, ठीक है। व्हीट और चावल फ्री मिल रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत मिल रही हैं। तो नया वर्जन देखने को मिला यहां पर इस तरीके से प्रधानमंत्री ये जो गरीब कल्याण योजना थी यहां पर फ्री 1 किलोग्राम प्लस पर मंथ यहां पर, और आप लोग प्लस पल्सेस दाल देखने को मिलेगी। और यहां पर ये अभी फिलहाल इसके अंदर ये जो ऐड किया गया ये वाला इसके अंदर ऐड नहीं किया गया। एक्सपेंडिचर 26,000 करोड़ बोला गया, फूड सब्सिडी सेंट्रल असिस्टेंस यहां पर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लिए, ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। तो यहां पर चीजें जो है जनता तक पहुंचे, उसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और रिसेंटली अभी कंडीशन क्या बनी है, जो कमोडिटी है, ठीक है, तो उसमें कई सारी कमोडिटी के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। कमोडिटी मतलब जो भी आप लोग आसपास में जो भी चीजें देखी बेसिकली, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कमोडिटी को समझाने की मैं कोशिश करूं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कुछ गुड्स और सर्विस आप लोग कोई खरीदना चाहते हैं, ठीक है, गुड्स या सर्विस कोई सामान आप लोग खरीदना चाहते हैं, कोई सर्विस आप लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे डिमांड बढ़ती है मार्केट में किसी चीज की, तो उस गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग कुछ भी मार्केट से लेकर आना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोगों को मार्केट से गाजर लेकर आनी है, ठीक है, आप लोगों को मार्केट से टमाटर लेकर आने हैं, तो वहां पर उसका प्राइस बढ़ गया क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो उस गुड्स और सर्विस का जो प्राइस बढ़ा है तो वो प्राइस जो है जो आप लोग पे करेंगे यहां पर ये, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज किया जाता है, जो प्रोड्यूस एक तरीके से वो गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है यहां पर ये, तो यहां पर जो कमोडिटी होती है इसका भी प्राइस आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कमोडिटी जो है वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। यानी कमोडिटीज जो होती हैं वो होते हैं बेसिकली टू प्रोड्यूस दोज गुड्स और सर्विस। तो यहां पर नॉर्मली एक तरीके से बेसिक चीजें होगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो उस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके देखिएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है अभी यहां पर कि रिसेंटली अक्रॉस द ग्लोब जो है वो चीजें बढ़ गई हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है कई सारी चीजों की, इसी के साथ में जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि जितनी डिमांड है उसके साथ में मैच करने में। नेक्स्ट यहां पर प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लास्ट ईयर आप लोगों को पता है अभी, और आगे भी चीजें बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। जैसी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, जैसे मेटल हो गया, बेस हो गया, प्रीसियस, ये चीजें हैं, इनके भी आप लोगों को प्राइस जो है, देखिए कुछ की तो रिक्वायरमेंट जिससे मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, तो उसके तो प्राइस आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कुछ की जो रिक्वायरमेंट जिससे मार्केट में कम है उसके प्राइस आप लोगों को यहां पर गिरते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीके से ये सारा जो खेल है, अगर इसको मोटे मोटे शब्दों में मैं बोलकर एक तरीके सीधा सीधा आप लोगों को समझाऊं, तो इसका मतलब ये कि सारी चीजें जो डिपेंड करती है यहां पर वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्केट में डिमांड है और यहां पर सप्लाई सही हो रही है तो प्राइस मेंटेन रहेगा, पर लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही सही है। जैसे जैसे डिमांड जो है वो घटती चली जाएगी, प्राइस भी घटता चला जाएगा। और रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस रहता है। स्टील जो है कई सारी चीजों को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। जो प्रीसियस मेटल है उनका भी कई बार आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर में शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, कॉफी हो गया, इनके प्राइस जो बेस है उनके आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसको नॉर्मली इन्फ्लेशन हम लोग बोल देते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई एक तरीके से। तो ये महंगाई आप लोगों को बढ़ती नजर आती है, जिसके चलते ये चीजें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चीजें जो हैं वो एक बैलेंस में चली रहे तो अच्छा है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। यहां पर भी कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने, जैसे कमोडिटीज ट्रेड, जो यहां पर बेसिकली बात की जाती है ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, ठीक है।
जैसे यहाँ पर देखते हैं आप लोग, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, ठीक है। एनर्जी हो गया, यहाँ पर क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बात करें यहाँ पर, जैसे जीरा, पेपर, ये सारी मिर्च वगैरह, टर्मरिक, हल्दी सल्दी, ये सब चीजें हो गई। और प्रीसियस जो मेटल हो गई यहाँ पर, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब साइंस और टेक के बारे में बात करते हैं। और यहां पर जो बात की जा रही है ये नासा से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये बात की जा रही है एस्ट्रॉयड बेनून के बारे में। तो बेनून जो है यहाँ पर ये एक एस्ट्रॉयड है, और ये एस्ट्रॉयड जो है ये नासा के द्वारा बेसिकली डिस्कवर किया गया था। अभी रिसेंटली इसमें से कुछ पार्ट लिया गया और उसकी स्टडी की जा रही है, ठीक है। तो जो स्टडी की जा रही है OSIRIS, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है REX स्पेस, तो इसके द्वारा ये बेसिकली यहां पर ये स्टडी की गई है, ठीक है। तो 2 साल तक यहां पर ये जर्नी करने के बाद में अब अर्थ पर बैक आ रहा है ये प्रोजेक्ट। तो उसी के बारे में बात करते हैं, आखिर ये काम क्या किया और कैसी चीजें चल रही हैं। पहले तो OSIRIS के बारे में समझिए। इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेटिक एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है। नासा का पहला मिशन है जो किसी एस्टेरॉयड के लिए गया था, ठीक है। तो ये यहां पर इसके सरफेस को टच किया, वहां से कलेक्ट किया सैंपल, और उसी के साथ में उनको फिर वापस लेकर आ रहे हैं। लॉन्च किया गया था 2016 में। आखिर कैसे काम किया गया इसके द्वारा, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को ये पिक्चर समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए इस तरीके से गया और यहां पर ये जाकर उसको टच किया और उससे प्रोडक्ट लिया, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर देखते हैं, यहां से ऐसे आया, टच किया और गया, यानी कि इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, वो उसमें अंदर जाकर घुसा होगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करके इस तरीके से चला गया, ठीक है। तो समझ रहे ना आप लोग यहां पर, तो इस तरीके से यहां पर कनेक्ट करके गया। यहां पर आप लोग देखिएगा यहां पर कि यहां पर ये कंडीशन जो है इस तरीके से टच किया, ठीक है। तो यहां पर ये निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे इसका फायदा क्या है, आखिर क्यों ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, क्या करना है इन सब चीजों का। तो देखिए यार, जो एस्टेरॉयड के अगर सैंपल होते हैं ना, उससे हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर हैबिटेबल रेन के लोग रहते हैं, क्या हम लोग कोशिश ये करें, पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं, क्या हमारे जैसे कोई और भी जीव जंतु प्राणी कहीं रहते हैं किसी और प्लानेट पे, तो ये चेक करने की कोशिश हम लोग लगातार करते रहते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो सब मिलकर शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से लेकर चलना है, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि जैसा पृथ्वी का माहौल हो रहा है, आने वाले टाइम पर काफी बड़ी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। जो एस्टेरॉयड बेनून है यहां पर ये बेसिकली जो बात की जाती है 200 मिलियन जो माइल्स अवे है पृथ्वी से, और इजिप्टियन जो डाइटी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। डिस्कवर किया गया था नासा का जो यहां पर लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च टीम थी 1999 में, ठीक है। तो एस्टेरॉयड जो होता है ये बेसिकली ये एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, और काफी स्मॉलर होता है, इसलिए इसको माइनर प्लैनेट के नाम से भी आप लोग कई बार जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी एस्टेरॉयड के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, कई बार कई सारी कम्युनिटी के नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जिसका नाम है हक्की पिक्की, ठीक है। तो हक्की पिक्की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अभी रिसेंटली कोविड-19 जो है यहां पर उससे सर्वाइव कर गई, इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये सेमी नोमेडिक है, यानी कि घूमते रहते हैं इधर उधर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और 4 क्लैन में इनको डिवाइड किया गया है। ये इनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जिसका नाम यहाँ पर इसका नाम आप लोगों को रटने नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है गुजराथायो, ठीक है, कालीवाला, मेवारा, ठीक है, पानवारा, ठीक है। इसी के साथ में ये जो साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है कई बार कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, और इसी के साथ में विगरी बोली सिमिलर टू द गुजराती भी यहाँ पर यूज की जाती है। ये हक्की पक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर, यानी कि जो पक्षियों को पकड़ने वाले होते हैं। कन्नड़ भाषा में इसको बर्ड कैचर बोलते हैं। तो कर्नाटक के अंदर मेनली पाई जाती है। इसी के साथ में ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसका रिलेशन है राणा प्रताप के साथ में भी, ठीक है। तो यहां पर जो राणा प्रताप सिंह थे उनके साथ में इसका रिलेशन है, क्योंकि ये वॉरियर ट्राइबल कम्युनिटी मानी जाती है, क्षत्रिय, ठीक है। और ये माइग्रेट हो गए थे जब मुगल साम्राज्य के जब यहां पर डिफीट किया गया था मुगल साम्राज्य के द्वारा उनको, तो ये अपनी जान बचाकर साउथ इंडिया में यहां पर आ गए थे। तो इसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। फिर इंपोर्टेंट डे देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 डे आप लोगों को मैंने दिखाया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे और इसी के साथ में वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा, और इसी के साथ में एड्स और HIV में क्या डिफरेंस है वो समझा। ये शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी जो कि काफी इंपोर्टेंट थी। टोटल 7 शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी, ठीक है। शॉर्ट क्या बेसिकली डिटेल में एक्सप्लेन की मैंने, लिखा हुआ कम था पर लेकिन एक्सप्लेन सारी की, ठीक है। कई सारी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, इंटरनेशनल न्यूज देखी, फिर हम लोगों ने इजराइल पैलेस्तीन के बीच में जो झड़प चल रही है उसको समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने डिजिटली इंक्लूसिव चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश की।
इसी के साथ में स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण जो योजना है उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज देखी यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज देखी। साइंस और टेक के बारे में, एस्ट्रॉयड जो बेन है इसके बारे में हम लोगों ने समझा, क्या क्या चीजें कहां कहां पर है, कुछ चीजें हम लोगों ने जानने की कोशिश की। आर्ट एंड कल्चर के अंदर यहाँ पर जो हिक्की पिक्की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में जाना। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर देने हैं। इंटरनेशनल जो म्यूजियम डे है उसकी थीम आप लोग को बतानी है। कौन सी पर्सनैलिटी वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए आप लोग को बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 की चाइना की कौन सी दवाई अप्रूव की गई है। इसी के साथ में कौन सी एक बेसिकली ये एक कैंपेन का नाम आप लोग बोल सकते हैं, ये जो जर्मनी में देखने को मिल रहा है ये है इस्लामाइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, इसके चलते कई सारे लोगों की जान चलेगी। अभी एक पर्सनैलिटी और जिनकी जान गई, इनका नाम बताइए, जिनके द्वारा पिता ये करके एक नोवेल लिखा गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1973 में, ठीक है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर कब कब किस किस को रिकॉग्नाइज किया गया। मास्टर कार्ड किसके साथ मिलकर डिजिटली भारत के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किस किस के बीच में आती है। उसी के साथ में हक्की पिक्की ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ये बेसिकली किस राज्य के बारे में बात की जा रही है, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्विज है इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन जो डे है इसकी थीम आप लोगों से पूछी थी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, तो इसके बारे में जान की थी, इसकी थीम बतानी थी। जो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया की, अगर इंडिया के अंदर अगर बात करिए, हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। अरे क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये कौन सी कंट्री है जो न्यूट्रल रहने का काम करती थी, ठीक है। इसकी पॉलिसी थी न्यूट्रल रहने की, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हमारी कंट्री की साइड से कौन गवर्नर रहते हैं, ठीक है। CAPS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। जल जीवन मिशन में कितने लीटर पानी जाते हैं यहाँ पर, कब तक का सबको पानी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट कौन सा है जो कि इलीगल नहीं होना चाहिए, यूरेनियम वगैरह का ये मार्केट में प्रचार। सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। सबके आंसर एक एक कर देख लेते हैं। यहां पर थीम है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। दूसरा यहां पर थीम है यहाँ पर मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर, ठीक है। ये देखा। स्विट्जरलैंड है यहाँ पर जो कि न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। निर्मला सीतारमण हमारी कंट्री में एज ए गवर्नर प्रेजेंट करती है कोऑपरेशन ऑफ द रेजिलिएंट फ्यूचर पर, ठीक है, जो कि एक यहाँ पर गवर्नर की सेमिनार है, याद रखिएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट के बारे में बात की जा रही है। तो ये फुल फॉर्म है इसकी। 55 लीटर पानी देना है पर पर्सन को 2024 तक का घरों में यहाँ पर सबके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा बात बोलेगी। एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात की जा रही है 1962। इसी के साथ में गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम याद रखेगा। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बेसिकली महाराष्ट्र में इनके द्वारा फॉर्म की गई थी सोसाइटी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है। ये था डिस्कशन। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।